जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिशर्स इंडिया कैसे आए, कब आए, उन्होंने अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस इंडिया में कैसे एस्टेब्लिश करा और साथ ही साथ भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जिसे सिपॉयज म्यूटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, उसके कारणों के बारे में जानेंगे। 17th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत आए। जब वो इंडिया आए थे तो उनका एक ही पर्पस था, ट्रेडिंग के द्वारा इंडिया से ज्यादा मुनाफा कमाना। करीबन 150 सालों तक ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हुए ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि इंडिया में अनलिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में इस अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए यह बेहद जरूरी था कि यहां की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसके साथ मैच करना चाहिए। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सामान पर टैक्स लगता था, जो सामान ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से खरीदना चाहती थी, टैक्स यहां का कम हो, जब वो यहां से सामान खरीदे तो उन्हें कम पैसे में सामान मिले, तो ये सब चीज बहुत जरूरी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग हो। और यह तभी हो सकता था जब इंडिया के रूलर्स पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो। ऐसे में क्या था, ईयर 1757 पहली बार इंडियन रूलर्स बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ 1757 में पलासी के मैदान में भिड़ गए। अनफॉर्चुनेटली इस वॉर में इंडियंस की यानी सिराजुद्दौला की हार हुई और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया आई थी, उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस का एक चैप्टर इंडिया में शुरू हो गया। ठीक 7 इयर्स के बाद ईयर 1764 बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल एम्पेरर शाह आलम II, इन तीनों का कंबाइंड फोर्स फिर से एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने खड़ी थी। फिर से हुई भयानक लड़ाई में दुर्भाग्य से इंडियंस की एक और हार हुई और इस तरीके से पॉलिटिकल डोमिनेंस का जो दौर ईस्ट इंडिया कंपनी का 1757 में पलासी वॉर के बाद शुरू हुआ था, वो और ज्यादा प्रभावी बन गया। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो इंडियन रूलर्स को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल तीनों ही स्फीयर में रूल करने लगे। अगर हम लोग सोशल स्फीयर की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने विडो रीमैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस किया। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे सोसाइटी में जो विडो हुआ करती थी उनको दोबारा मैरिज करना सोसाइटी अलाउ नहीं करती थी। ऐसे में विडो रीमैरिज एक्ट का इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाना इंडियंस अपने सोशल रूल्स में एक तरह का बाधा मानते थे और उनका मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके सोशल रूल्स को चेंज करना चाहती है। साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत लड़के और लड़की दोनों के मैरिज के एज को बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से जो इंडियंस सोसाइटी के कुछ लोग थे उनकी अंदर यह धारणा बन गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के सोशल मैटर में इंटरफेयर कर रही है, जिससे कि वो अंग्रेजों से नाराज हो गए। अगर हम रूलर्स की बात करें तो अलग अलग पॉलिटिकल रूल्स इंपोज किया गया। उदाहरण के तौर पर ईयर 1798 में सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंतर्गत जो रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स, वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे। अगर आपको इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इसका डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। साथ ही साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 में
डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरह के पॉलिटिकल रूल्स को एस्टेब्लिश करने से इंडियन रूलर्स के पावर को लिमिट कर दिया गया, जिससे कि इंडियन रूलर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज हो गए। इन सबके साथ साथ जमींदारों की जमींदारी भी छीन ली गई। ईयर 1820 थॉमस मुनरो ने रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंतर्गत जो जमींदारों की जमींदारी थी वो छीन ली गई, जिससे कि पूरे भारत में जो जमींदार थे वो ब्रिटिशर्स से नाराज हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर खरीदा करती थी, उसे वापस इंग्लैंड ले जाकर वहां पर क्लॉथ मैन्युफैक्चर किया करती थी और उन क्लॉथ्स को सस्ते दाम पर इंडियन मार्केट में भेज दिया जाता था, जिससे कि यहाँ के जो लोकल आर्टिशंस थे उनको बहुत तगड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ता था और ऐसे में उनका जो बिजनेस था उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो इस तरह से भारतीय समाज का एक और वर्ग आर्टिशंस वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज हो गए। चाहे परमानेंट सेटलमेंट की बात हो, रैयतवारी हो या महालवारी सिस्टम हो, ये तीनों का तीनों सिस्टम बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। रेवेन्यू का मतलब मैं बताता चलूं कि पीजेंट्स जो फसल उगाते थे उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स लेती थी। तो ये तीनों ही सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी और महालवारी, रेवेन्यू कलेक्ट करने की सिस्टम थी। लेकिन इन तीनों सिस्टम में एक चीज कॉमन थी और वो था हाई रेवेन्यू रेट, जिसके कारण इंडियन पीजेंट्स बुरी तरह से परेशान थे और इस कारण से वो ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज थे। अगर हम लोग इंडियन सिपॉयज की बात करें तो वो इंडियन सिपॉयज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अपना सर्विस देते थे वो भी बहुत सारे कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज चल रहे थे। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडियन सिपॉयज चाहे कितने भी प्रतिभावान, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उन्हें कभी भी सूबेदार से बड़ा पोस्ट नहीं मिलता था। साथ ही साथ उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनके साथ अलग तरह का बिहेव होता था और इंडियन सिपॉयज के साथ अलग तरह का बिहेव किया जाता था। इंडियन हिंदूज में एक तरह की मान्यता थी कि अगर कोई भी समुंदर पार जाएगा तो उसका जाति भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे में इंडियन हिंदू सिपॉयज ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर भी कभी भी समुंदर पार नहीं जाना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अलग अलग इंटरेस्ट के कारण, चूंकि उनकी कॉलोनी तो पूरी दुनिया भर में हुआ करती थी, तो वो इंडियन सिपॉयज को यहां से बाहर भी भेजना चाहते थे, लेकिन अपनी जाति खो देने के डर से इंडियन हिंदूज सिपॉयज कभी भी बाहर नहीं जाना चाहते थे। और ऐसी स्थिति में 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन सिपॉयज को ईस्ट इंडिया कंपनी जहां भी भेजेगी उन्हें वहां जाना पड़ता। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इंडिया में रूलर्स क्लास, पीजेंट्स क्लास, जो लैंड ओनर का क्लास था वो, आर्टिशंस का क्लास, जो इंडियन सिपॉयज थे, ये सारे के सारे क्लास एक टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज चल रहे थे और इस जलती हुई आग में घी का काम करा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया इनफील्ड राइफल ने। दरअसल में उस टाइम पर इंडिया में एक तरह का रूमर्स स्प्रेड होने लग रहा था कि इनफील्ड राइफल को चलाने के लिए जो कार्ट्रेज यूज करना है, उस कार्ट्रेज को यूज करने के लिए उसका जो ऊपर का जो लेयर है उसे उन्हें दांतों से हटाना था। और ऐसा माना जाता था कि कार्ट्रेज का जो ऊपर का लेयर है जिसे दांतों से हटाना था वो बेसिकली गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। गाय हिंदुओं में देवता समान और जो सुअर है वो मुस्लिम्स उसको अच्छा नहीं मानते थे। और ऐसे सिचुएशंस में इंडियन सिपॉयज उस इनफील्ड राइफल के यूज को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिए। ऐसे में क्या था, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया था।
तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? और इस वीडियो के बीच में कुछ टर्म्स मैंने यूज किए हैं, जैसे सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या परमानेंट सेटलमेंट, या रैयतवारी सेटलमेंट। तो इस तरह के टॉपिक में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसे आसान भाषा में आपके लिए एक्सप्लेन करने का। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।